नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो अपने बड़बोलेपन और हेडलाइंस देने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके रीसेंट स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ एक सोच या एग्रेसिव अप्रोच के आईने में ना देखकर अगर एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखे जाएं तो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए क्या मैसेज है, ये सवाल है। और आज दी वन इंडिया शो में इसी का हम एनालिसिस करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में कनाडा को अमेरिका से जोड़ लेने की बात कह दी, पनामा नहर पर अमेरिका के क्लेम और डेनमार्क से ग्रीनलैंड को एक्वायर करने जैसी बातें कह दी हैं, तो इन बयानों ने पूरी वर्ल्ड मीडिया में हलचल पैदा कर दी है। कनाडा को यूएसए में शामिल करने के दावे और जस्टिन ट्रूडो को अमेरिकी स्टेट के गवर्नर टाइप बता देने जैसी बातों पर जस्टिन ट्रूडो ने भी एक्स पर लिखा, देयर इज नॉट अ स्नोबॉल्स चांस इन द हेल दैट कनाडा वुड बिकम पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सवाल यह है कि अगर इन्हें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के अति राष्ट्रवाद से आगे बढ़कर अमेरिका की विस्तारवादी सोच और अप्रोच के रूप में क्या देखा जाए, ट्रंप की इन बातों का ग्लोबल इकोनॉमी, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल महत्व क्या होगा, और भारत का यहां पर क्या रोल होगा और भारत पर क्या असर होगा, और सबसे बड़ी बात यह कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की सोच दुनिया को नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जा रही है। तो इन सभी सवालों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। सीनियर जर्नलिस्ट और फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट अतुल अनेजा जी जुड़ गए हैं, और पैनल में हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी भी आ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत अतुल अनेजा जी आपके साथ में करना चाहूंगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट्स पहले भी देते रहे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब वो जिस अंदाज में बातें कह रहे हैं, एक पावर प्ले की कोशिश है, लेकिन सिर्फ इसको पावर प्ले तक सीमित ना रख के अगर हम उससे आगे की बड़ी पिक्चर के बारे में बात करें तो क्या ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं, और साल 2025 में ट्रंप की ये स्टेटमेंट्स किस तरह की हलचल वर्ल्ड वाइड पैदा कर सकते हैं? मीनाक्षी जी, अगर ग्लोबल सिचुएशन को अभी देखें तो मैं कहूँगा कि राइज ऑफ कंजर्वेटिव पार्टीज जनरली और कंजर्वेटिज्म दुनिया भर में शुरू हो गया है, और उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो वापसी हुई है। अब इसके इंटरनेशनल इम्पैक्ट होंगे। मुझे लगता है कि हमें आइसोलेट करके नहीं देखना जो डोनाल्ड ट्रंप का फिनोमिना है या ट्रंपिज्म जिसको कहते हैं, ये दुनिया भर में लग रहा है कि ये फैलना शुरू हुआ है। ट्रंपिज्म के पहले विक्टिम मुझे लगते हैं वो जस्टिन ट्रूडो कनाडा में, और इसके बाद अगर हम देखें इनके जो सलाहकार हैं या ऑफिशियल्स हैं जैसे एलोन मस्क है, उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी अटैक किया है, ये ग्रूमिंग बॉयज या ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, और शोल्स जर्मनी के, उनको भी अटैक किया गया है। हंगरी के विक्टर ओरबान जो गेस्ट रहे हैं, जो अगेन कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस के प्रतीक हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक स्नोबॉलिंग इफेक्ट हो रहा है, और हमें जो हमने कनाडा में अभी देखा है मीनाक्षी जी, ये आइसोलेशन में हमें नहीं देखना, एक प्रोसेस में देखना है। और ये आगे भी मुझे लगता है कि ये स्नोबॉलिंग इफेक्ट वेस्ट में हमें सामने देखने को मिलेगा। फार राइट जिसको कहते हैं एएफडी, वो जर्मनी में स्ट्रांग हो रही है। उसी तरह से मेरीन लेपेन की पार्टी जो है वो फ्रांस में स्ट्रांग हो रही है। तो एक बार इंकरेजमेंट यूएस से अगर मिलती है तो मुझे लगता है कि पूरा एक तरह से मूवमेंट बन रही है जो पूरे वेस्ट को एंगल्फ करेगी, और उसका रिपल इफेक्ट जो है हमें एशिया में भी नजर आएगा। सर, आपने एक फ्रेज का जिक्र किया या एक शब्द अगर मैं कह लूं, ट्रम्पिज्म। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए इसको जरा डिकोड करें थोड़ा सा और। हाँ मीनाक्षी जी, इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि अगर हम देखें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको हम कहेंगे आइडियोलॉजी अगर देखा जाए तो ग्लोबलिज्म की आइडियोलॉजी है। वो अपने अमेरिका को पूरे ग्लोबल चेंज के संदर्भ में देखते हैं कि सिर्फ अमेरिका आइसोलेटेड या नेशन स्टेट की तरफ नहीं देखते। वो एक पूरी आइडियोलॉजी जिसके अंदर वोकिज्म आ जाता है, न्यू लिबरल आइडियोलॉजीज आती है, और एक तरह से वर्ल्ड के ऊपर अपनी छाप छोड़ने की आइडियोलॉजी, ये हम देख रहे हैं। ये बाइडेन के साथ थी। बाइडेन के पीछे फोर्सेस हैं जैसे जॉर्ज सोरोस हैं, डीप स्टेट जिसे कहते हैं अमेरिका की, वो पीछे है। ये ग्लोबलिज्म का फिनोमिना था। ट्रम्पिज्म इसके बिल्कुल विपरीत है। ट्रम्पिज्म कह रहा है कंसोलिडेशन इन अमेरिका फर्स्ट, हमें ग्लोब से एंगेज करना है, लेकिन हम कोई अति राष्ट्रवाद कह सकते हैं इसे, कह सकते हैं अति राष्ट्रवाद, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक एग्जैक्ट वर्ड शायद हमें खोजना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम इसको क्या कहेंगे, क्योंकि नया फिनोमिना एक सामने आ रहा है।
कंसोलिडेशन, अमेरिका फर्स्ट की जो बात हो रही है, ये आइसोलेशनिस्ट नहीं है। अमेरिका की ट्रेडिशन रही है कि आइसोलेशनिस्ट, ये एंगेज करेंगे दुनिया को, लेकिन ग्लोबली उन्होंने का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि एक तरह से पूरे विश्व को बदल देंगे अपनी छवि में। जो ट्रम्प ओबामा, सॉरी, जो बाइडेन ओबामा, इनकी जो सोच थी उसके विपरीत है। तो ट्रम्पिज्म और ग्लोबलिज्म के बीच में एक तरह से बहुत बड़ी दरार है। तो अब ये नया फिनोमेना हम देखेंगे, इसको कैसे अनफोल्ड होता है। जैसे मैंने कहा, शायद कनाडा पहला विक्टिम है इसमें, और आगे देखते हैं क्या होता है। जयराम कुलकर्णी, पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के लिए डोनाल्ड ट्रंप जब सैन्य कार्यवाही तक की बात कह देते हैं और ये भी कह देते हैं कि जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्यवाही से इनकार नहीं किया जा सकता, हम अमूमन जब बात करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर की तो चाइना को हम ये विस्तारवादी अप्रोच और विस्तारवादी तरीके से बात करने के लिए उनके डिप्लोमेटिक स्टैंड से लेकर उनके एक्शंस में ये चीज हम देखते हैं। लेकिन अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट अभी तो गद्दी पर भी नहीं बैठे हैं, लेकिन उससे पहले जिस अंदाज में वो सारी बातें कह रहे हैं, सिर्फ पॉपुलैरिटी बटोरने की तो कोशिश नहीं है या वर्ल्ड हेडलाइंस बटोरने की कोशिश नहीं है, लेकिन अगर इन बातों में मैं कह रही हूँ 20-30% भी अगर सच है या एक इंटेंट टू फॉलो है, तो इसको दुनिया को किस नजर से देखना चाहिए? देखिएगा मीनाक्षी जी, जिस प्रकार से मैं कहूंगा कि ट्रंप ने एक उसका अपना अंदाज, और वो भी प्रेसिडेंसी आने से पहले, सेट द कैट अमंग्स द पिजन्स, और पूरे विश्व भर में तहलका मचा दिया कि ट्रंप आ रहा है, एंड दैट मागा मोमेंट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इज अ वेरी गुड थिंग। अब कितना ग्रेट? इट इज ऑलरेडी a $24 trillion इकोनॉमी। इट हैज अ पर कैपिटा जीडीपी ऑफ $80,000। हम $2,500 में है, चाइना $13,000 में है। मतलब नाउ इफ यू आर लुकिंग एट मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, ऑब्वियसली उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं पे विद इन अमेरिका ऑल्सो एक तरीके से कश्मकश चल रही है बिटवीन, यू कैन से, द डेमोक्रेट्स एंड द लिबरल्स। जैसे कह रहे थे मेरे को पैनलिस्ट ऑल्सो, until and unless there is no in between। अब इमेजिन अ स्टेटमेंट बीइंग मेड, अगर कहीं और किया जाता तो शायद, पर ना मजाक मजाक में कह दिया कि वेल, Canada can become the 51st state and I will make Trudeau the first governor of Canada as the 51st state of United States। इसका क्या मतलब? यही नहीं, उन्होंने कहा कि पनामा में जो कनाल बना हुआ है, दैट ऑल्सो अमेरिका ने बना करके दिया, पर इसका फायदा तो चीन उठा रहा है, पनामा हमारे पर टैरिफ्स लगा रहा है। तो अगेन इज already eyeing for Panama Canal, saying that Panama Canal must fall back to America। तो इस तरह की जब बातें होती हैं, एक साफ दर्शाता है कि अमेरिका जो है, जो प्रोटेक्शनिस्ट लोग कहते थे कि हम अमेरिका से ट्रेड करेंगे, लो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, कहीं ना कहीं कंसेशन मिलेंगे। कंसेशन तो छोड़ो, वो तो 25% टैरिफ लगाने की बात करें कि जब तक आप मेरा सामान नहीं लेंगे, मैं आपका सामान नहीं लूंगा, वन वे ट्रेड नहीं होगा। Not only this, he has also told the European Union and the NATO countries are part of that, until unless you spend 2% of your GDP in protecting the NATO, don't think you can fire the gun from my shoulder। So America is now getting assertive and saying that, okay, आप लोग सारे के सारे विश्व में खुशियां मना रहे हैं और ये improving your standard of living at the cost of America, the Americans must feel so। The Americans must feel so। अमेरिका में तो वो नहीं हो रहा है, उनको ऐसे लगता है, उनको ऐसे लग रहा है कि अमेरिका में नहीं हो रहा है। इवन दो दी पर आवर दे मे बी गेटिंग $14 पर आवर, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट उनको ये ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो जॉब्स है, कहीं ना कहीं जो अमेरिका में फैक्ट्रीज होती थी, कहीं ना कहीं जो अमेरिका में अभी भी ऑफ कोर्स द नीच थिंग्स आर स्टिल ओवर देयर। पर आप देखिएगा, जब आप सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो 2.5 3.5 नैनोमीटर का कौन बना रहे हैं चिप? ताइवान बना रहा है, और अमेरिका कोशिश कर रहा है, पर अमेरिका ने उसको आउटसोर्स कर रखा है। तो चाइना में जाकर के अभी कोशिश चाइना कर रही है, तो उनको लगा है नहीं नहीं कि हावे जो है उन्होंने कहीं चिप में कुछ डाल रखा है, तो हमारा बाइंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे अमेरिका को he has given a hope, he has given the whites in America a hope that yes, we will make America great again। Don't think that America can be bought by anybody or sold to anybody or any for that matter, गिर भी रहेगा अमेरिका किसी के में, चाहे वो चीन हो, चाहे रूस हो, या कोई भी ताकत हो विश्व भर में, अमेरिका के सामने खड़ी नहीं हो सकती। तो ये जो देखते हैं, ये जो बातचीत है, इससे साफ दर्शाता है कि आप देखें यूक्रेन और रूस के बीच की लड़ाई, आप देखिए इजराइल और गाजा, इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल हुदी, इजराइल ईरान, इजराइल सीरिया, क्या हो गया। मतलब एक तरीके से साइकोलॉजिकली
जो है, जो दुश्मन जो माने जाते थे, उनमें उनका जो मोराल है उस पर जरूर असर पड़ा है और उनका मोराल लो हुआ है। जी अतुल सर, मैं आपको एक बार फिर से डिस्कशन में लेकर आऊंगी। और देखिए, जिस समय पर ये सारी बातें हो रही हैं, उस समय पर कनाडा में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ जिसको पूरी दुनिया ने बड़े करीब से देखा। जस्टिन ट्रूडो तो पूरी दुनिया में फिलहाल मजाक का विषय बन गए हैं। उनके ऊपर तरह तरह के जोक्स और उनकी पॉलिसीज से लेकर उनके काम करने के तरीके पर लोगों के बड़े ह्यूमरस रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो का जिस तरह से जाना हुआ है, उसने पूरी दुनिया के लिए कई मैसेजेस क्लियर किए हैं। मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की भी बात करूं, तो भारत और कनाडा के रिश्ते जस्टिन ट्रूडो के इन अंतिम वर्षों में जिस तरह से बिगड़े हैं, यार मैं कहूं जिस लोएस्ट लेवल पर गए हैं, अब वो ओवरनाइट तो इंप्रूव होने वाले नहीं है। तो एक तरफ भारत और कनाडा के रिश्तों का यहाँ से आगे भविष्य क्या जाएगा, और दूसरी बात ये कि जब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को लेकर कैसी बातें कर रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो को लेकर किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, इसका एक सिरा भारत में इस चर्चा के साथ भी जुड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया को लेकर क्या रिएक्शन रहेगा, जिसमें आपने भी देखा होगा कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को लेकर लोग कितनी तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई वो तो यूएस में डेरा डाले बैठे हुए हैं। ऑपोजिशन खास तौर पर कह रहा है कि वहां पर डेरा डाले बैठे हुए हैं कि कैसे भी करके ओथ सेरेमनी का इनवाइट जो है वो भारत के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए लेकर आना है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या अभी एज ऑफ नाउ एक उस तरह की परिस्थिति में खड़े हुए वर्ल्ड लीडर दिखाई देते हैं जो क्या स्टैंड लेंगे, किस तरफ जाएंगे, आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? नहीं, मुझे मीनाक्षी जी एक मेथड इन द मैडनेस नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो पुराना ढांचा जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना है, उसके ऊपर एक तरह से प्रहार हो रहा है। रिवर्स रेजिम चेंज हम देख सकते हैं। कनाडा पहले एग्जांपल है, मैं कह रहा हूँ कि यूरोप में भी ऐसा बदलाव आएगा। अब उसमें एंगेजमेंट की कंट्रीज कौन होगी? मुझे लगता है कि भारत एक एंगेजमेंट की कंट्री रहेगी अमेरिका के लिए, जिसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऐसी है, अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है, मार्केट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, और साथ साथ जो भारत और चीन का जो रिलेशनशिप है उसको भी लीवरेज करने की कोशिश करेगा अमेरिका। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक, अगर हम लॉन्ग टर्म या स्ट्रेटेजिक तरीके से देखें कि कोई परेशानी होने वाली, बल्कि रिलेशंस मुझे लगता है इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जो बाइडेन की जो डीप स्टेट थी उसने हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। चाहे वो मुद्दा हो पन्नून का लेके, अब निज्जर के केस में भी फाइव आइज जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी शेयर कर रही थी इंटेलिजेंस, वो भी एक तरह से भारत के खिलाफ हुई। और साथ साथ हमने देखा है कि भारत को एक तरह से 2016 से कॉर्नर किया जा रहा है, जब जॉर्ज सोरोस का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक स्टेटमेंट आया कि हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स। तो और साथ में जो एनजीओज इनकी थी, ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट्स वगैरह, वो भी बंद की गई भारत में। तो एक तरह से अमेरिकन डीप स्टेट ने 2016 से भारत को टारगेट किया गया, खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और वही उसी का क्यू लेते हुए ट्रूडो ने भी अटैक किया भारत के ऊपर। वो सारी जो बैंड वैगन है वो खत्म, ट्रंप के आने से ये जितने भी व्हील्स विद इन व्हील्स थे ये खत्म हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप इनविटेशन एंड नॉन इनविटेशन, इट्स ए इमैटेरियल थिंग फॉर मी। आई विल बी सरप्राइज कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना किया जाए इनवाइट इसके लिए। लेकिन अगर आप आइडियोलॉजिकली देखेंगे, ट्रेंड लाइन देखेंगे, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते मुझे लग रहा है कि बहुत मजबूत हो गए ट्रंप के आने के बाद। और हम वी कांट गेट अफेक्टेड बाय द चैटर या डाइवर्शन जो चीजें आ रही हैं। फंडामेंटली आप जियोपॉलिटिकली देखेंगे, अगर चाइना प्रॉब्लम है ट्रंप के लिए, तो उसके समाधान के लिए भारत की जरूरत है। ये एक फंडामेंटल लीवर्स हैं जिसके लिए है। जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से देखेंगे तो अगर इकोनॉमी अगर अमेरिका की डाउन जा रही है और चाइना से आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव बड़े पैमाने में क्या है, वो भारत है। और साथ में तीसरा जो है, जो इंडियन लॉबी बन गई है अमेरिका के अंदर, और इनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड, ए वेरी मच प्रो इंडियन पर्सनालिटी, अब एफबीआई का चीफ इंडियन ओरिजिन का है। तो मुझे लग रहा है कि ये संबंध तो बहुत घनिष्ठ होने वाले हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इंटरनल टर्मोइल जो अमेरिका में है, बहुत डिवाइडेड कंट्री है इस वक्त, वो हम देख सकते हैं।
अमेरिका और यूरोप के बीच में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि फंडामेंटल सोच में फर्क है। लेकिन भारत के साथ ऐसा कोई फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप्स आर गोइंग साउथ। इनफैक्ट आई विल पुट माय नेक आउट कि जो संबंध है वो और घनिष्ठ होंगे। और साथ साथ तीसरी बात, जो जैसे हमारे और रूस के रिलेशनशिप है, अमेरिका को इसकी बहुत तकलीफ है, लेकिन अगर अमेरिका और रूस के रिलेशन संबंध अच्छे बनते हैं यूक्रेन को लेके, तो एक ट्रायंगल बनता है, पुतिन, ट्रंप, मोदी। मुझे लग रहा है कि ये नई नई छवि होगी। बल्कि आई विल गो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो है अमेरिका एक बहुत बड़ा एक पिलर बनेगा, उसके साथ साथ रशिया, उसके साथ साथ चाइना, यू एंड इंडिया। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं ब्रिक्स वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें अमेरिका जुड़ सकता है। तो एक हमारी इमेजिनेशन जो है वो पूरी बदलनी है ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि इसके नीचे पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ रहा है। जो पूरा दुनिया का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बदल रहा है, और उसमें नए प्लेयर्स आ रहे हैं और अमेरिका उसमें जुड़ रहा है। तो मैं तो नए फ्रेमवर्क में देख रहा हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका विल बी अ वेरी वैल्यूड प्लेयर, और साथ साथ उसमें रशिया भी आएगा और इंडिया भी आएगा। और मुझे लगता है कि चाइना के साथ भी अमेरिका की आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ। वो कम्युनिज्म को हटाना नहीं चाह रहे जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो एक बेटर डील चाह रहे हैं चाइना के साथ। वो ट्रेड इश्यूज के ऊपर आ रहा है कि ये नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी वहां से हटानी है। तो मुझे लगता है कि द आर्ट ऑफ ए डील जो ट्रंप का खास एक तरह से स्लोगन है, वो दे विल कट आउट ए डील विद द चाइनीज ऑल्सो। तो अगर 2 या 3 साल का होराइजन देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये 4 बड़े प्लेयर जो है ये सामने आएंगे वर्ल्ड ऑर्डर को चलाने के। वेरी वेल मेड पॉइंट सर। और काफी हद तक एक पिक्चर जिस वर्ल्ड ऑर्डर का हम जिक्र कर रहे थे कि ये पावर बैलेंस किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, उस पर आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप्पणी यहाँ पर की है। कुलकर्णी सर, अब मैं आपका भी इस पर जरूर जवाब चाहूंगी। देखिए, जब हम वर्ल्ड पावर्स की बात करते हैं तो उसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, साथ में अब मैं अगर अपने अपने देश के लिहाज से भारत के हिसाब से भी बात करें तो भारत की जो एमर्जिंग पावर है और पूरी दुनिया में भारत जो जिस स्टैंड पर आज खड़ा हुआ दिखाई देता है, वहां से आगे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही प्रबल है। प्लस सरकार, केंद्र सरकार के लिहाज से भी बात करें तो अब थर्ड टाइम आप इलेक्ट होकर आए हैं। बेशक वैसा बहुमत नहीं मिला जैसा इससे पहले के 2 टर्म्स में था, लेकिन फिर भी तीसरी बार अगर आप इलेक्ट होकर आते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है। और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के हिसाब से, लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से वो सिचुएशंस अलग होती हैं। भारत के लिए आने वाला ये साल 2025 से लेके, मैं इनफैक्ट अगर आने वाले 3-4 साल और इसमें शामिल कर लूं, ये इस परिस्थितियां, इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आप कितने स्ट्रॉन्ग और फुल ऑफ पॉजिटिव सिग्नल्स देखते हैं? 100% मीनाक्षी, आई वुड से these are all auguring for good. It's a hope. और होप इसलिए कि आप देखिएगा भारत की अगर इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन डॉलर्स है, और अभी जैसे कल इकोनॉमिक सर्वे में बोला 6.5% एंड 6.4% अगर ग्रोथ है आप लोगों का, एक्सपेक्टिंग 7% ग्रोथ। अगर हमें 7% ग्रोथ पे लेना है और 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को 8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है, तो भी अपने को 10 से 12 साल लगते हैं। 10 से 12 साल गिविंग एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ ठीक चल रहा है और 7% लगातार ग्रोथ हो रहा है, वो होना मुश्किल होता है। हमने देख लिया लास्ट क्वार्टर में क्या हाल हो गया कि 7.5 से गिर के हम लोग 6.5 6.6 पे आ गए। तो ये एक फ्लक्चुएटिंग है। इसमें जरूर हमें अमेरिका की मदद चाहिए, इसमें जरूर हमें विश्व की मदद चाहिए, इसमें जरूर हमें अच्छे रिश्ते चाहिए। और दुनिया जब कहती है अब कोल्ड वॉर पीरियड में इट वाज वेरी क्लियर, आइदर यू आर विद रशिया और यू आर विद अमेरिका, एंड इट वाज नॉन अलाइड कंट्री। तब भी लोगों को मालूम था नॉन अलाइनमेंट है कहते हैं, बट दे वर वाचिंग कि भाई किस तरफ इनका इंक्लिनेशन है। आज में अमेरिका क्या चाहता है? यूनिपोलर वर्ल्ड। और चाइना क्या चाहता है? मल्टीपोलर वर्ल्ड बट यूनिपोलर एशिया, यानी कि एशिया में चीन, दुनिया भर में इट विल बी मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें अमेरिका हम उनके साथ टक्कर ले सकता है, लेकिन एशिया में यूनिपोलर एशिया। तो अमेरिका अपने आप को उस मकान पर देखता है कि जहां पे मल्टीपोलर नहीं, इट विल बी यूनिपोलर वर्ल्ड, बाकियों को एडजस्ट करेगा। जैसे चाइना बोलता है दे आर सेंटर ऑफ यूनिवर्स और बाकी सारे सैटेलाइट्स है, तो बाकी सारे देश इर्द गिर्द उसके घूमेंगे, और जो जी हजूरी करेगा वो चीन का दोस्त माना जाएगा, जो चीन के साथ टक्कर लेगा उसको चीन सबक सिखाएगा। तो ये इस तरह की जो हरकतें और इस तरह के जो देखने को मिलता है, उससे साफ लगता है कि कम से कम ट्रंप और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के जो रिश्ते हैं उसको आगे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी मीनाक्षी, इंटरनेशनल रिलेशन कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, रिलेशन योर ओन नेशनल इंटरेस्ट कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम।
उस नेशनल इंटरेस्ट के लिए जब हम डीप स्टेट की बात करते हैं अमेरिका में, तो वो डीप स्टेट क्या है? वो डीप स्टेट यकीन करता है कि चाहे कोई भी प्रेसिडेंट आए, 4 साल के लिए आएगा, उसके बाद चला जाएगा, उसके बाद फिर हम वही करेंगे। तो इट इज समथिंग लाइक वो अपने अपने तरीके से करते हैं। अगर उनको सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए तो उनको सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, चाहे वो कोई भी कहे, आज नहीं तो कल। वो उसका तो चाहे फिर हसीना कहे कि सम व्हाइट मैन टोल्ड मी ये है वो है, वो सब क्लियर है। लेकिन फिर इंटरेस्ट आर क्वाइट क्लियर। अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चीन को क्या बताना चाहता है कि अगर आप सोचते हो आप अमीर होंगे हमारे कारण, तो आप भूल जाइएगा, हम भी अमीर होंगे, आप भी हो सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं, पर नॉट एट आवर कॉस्ट। तो ये जो बातचीत हो रही है, इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं पर कश्मकश होगी। लेकिन रूस जो है, जैसे ट्रंप और पुतिन के जो रिश्ते हैं, उनको देख करके जरूर दे दो होप इन द वर्ल्ड। कम से कम 3 साल से जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रूस को लेकर के, वो शायद खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा आगे ले जाना चाह रही हूँ और अतुल सर, मैं बस क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ ही आ रही हूँ। अब मैं ये थोड़ा सा हालांकि आज के मुद्दे से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन जरूरी बात है, इसलिए मैं चाहती हूँ ये एड्रेस जरूर हो। बीते वक्त में हमने जो युद्ध की परिस्थिति देखी, युद्ध की परिस्थिति क्या, युद्ध ही हुआ है, और दुनिया के कई और ऐसे देश हैं जो गृह युद्ध जैसे हालातों से भी गुजरे हैं। अब मैं अगर रिसेंट उसमें टाइम में बांग्लादेश को भी उसमें अगर शामिल कर लूँ, तो एक समस्या तो जो ये दुनिया भर में जो ये अशांति फैली है विद रिस्पेक्ट टू वॉर्स, और इसका दूसरा इम्पैक्ट जो शरणार्थियों का संकट पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। जब हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पावर्स की बात कर रहे हैं, क्या आपको कहीं पर भी इस वर्ल्ड ऑर्डर की सोच और इनके विजन में शरणार्थियों का ये संकट और बॉर्डर्स की जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की ये समस्या है, ये उनके सोच में या विजन में कहीं दिखाई देती है? देखिए मीनाक्षी जी, वर्ल्ड इस वक्त एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन से जा रही है, अभी सेटल नहीं हुई है। यूनिपोलर वर्ल्ड जिसकी बात अभी संजय जी कर रहे थे, वो 1992 में सोवियत 1991 में सोवियत कोलैप्स के बाद यूनिपोलर एक मोमेंट आया था, वो खत्म हो गया है। अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, एक तरह से उसका ढांचा आया है, लेकिन वो एक तरह से उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस दूर नहीं हुई, और वो टाइम लगेगा उसके लिए। उसके बीच में बहुत सारी टर्बुलेंस होने वाली है जब तक ये नया वर्ल्ड ऑर्डर सेटल होता है। उसमें बाउंड्रीज का इशू आएगा। आज यूक्रेन और रूस के बीच में क्या रूस की बाउंड्री रहेगी, सेटलमेंट होगी? मुझे लगता है कुछ हिस्सा जो यूक्रेन का है वो रूस के पास जाएगा एक तरह से, जो ब्लैक सी वाला एरिया है। उसी तरह से आप देखेंगे, अगर सीरिया वाला इशू देखें तो कुर्दिश अभी चाह रहे हैं एक होमलैंड वहां हो, उनके बॉर्डर्स भी जो है वो भी हिल रहे हैं। और हमारे शायद पड़ोसी देश में, शायद पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, अभी उसके बारे में कभी बाद में चर्चा होगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या है, वो एक और टर्बुलेंस का एक जोन है। इसके बीच में बात आ रही है शरणार्थियों की। ये एक बात रहेगी कि आपको रिफ्यूजीज का इशू, चाहे वो म्यांमार से रोहिंग्या रिफ्यूजीज जाए बांग्लादेश में, या हमारे यहाँ आए, या और देशों में, यूरोप में मूवमेंट हो, तो ये एक रिफ्यूजीज का इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि एक तरफ आप जो है वीजा रेजिम्स, जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है उसको टाइटन कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रूडो ने किया पूरी तरह से खोल दिया, इतने शरणार्थी आ गए तो डिस्टेबलाइज हो गई सोसाइटी। ये एक बहुत बड़ी एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम आने वाली है, और इसके लिए एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं सॉल्व करेगा, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। और ये ट्रम्प और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो हम बात कर रहे हैं, इनको मिलकर करनी पड़ेगी बात, क्योंकि ये रिजॉल्व होगा। उसके बाद जो प्रेजेंट बॉर्डर्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या सिविलाइजेशनल स्टेट्स आएंगी इन एक नेशन स्टेट्स की जगह पे बाद में, जिसके बॉर्डर्स अलग थे, वो सब एक डायनेमिक अंडर द रेडार चल रहा है। तो ये जो हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ना मीनाक्षी, ये ट्रांजिशन हर लेवल पे आ रहा है, जियो कल्चरल से लेके जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये पूरी उथल पुथल दुनिया में हो रही है। तो ये एक तरह से एज ए ऑब्जर्वर बहुत इंटरेस्टिंग दौर है, क्योंकि चेंज का बदलाव यहाँ है। असली डीकोलोनाइजेशन अब होगी हमारे देखते देखते। मैं पर्टिकुलरली बहुत ऑप्टिमिस्ट, पुराना ढांचा टूटा, नए की उम्मीद जागी, अब उसको कैसे हमें शेप करना है वो हमारे ऊपर है। ये आपने बड़ी लाइन दी सर। यही आज मुझे तो लग रहा है अब आज के कार्यक्रम की हेडलाइन हम यही रखेंगे कि पहले मतलब काफी समय के बाद जो है ये डीकोलोनाइजेशन जो हो रहा है, सही मायने में अगर अब हो रहा है, ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है जो आपने आज की है। आई एम श्योर कि जितने दर्शक आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन्होंने भी जिनको वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, उनको आज इस डिस्कशन का बेनिफिट जरूर मिले। एंड थैंक यू सो मच आज इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर नए विषय के साथ दोबारा आएंगे इस उम्मीद
जीत के साथ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स।